जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से रचित शरीरा। पांच तत्व से प्रकृति रची है, पांच तत्व से काया। इसी प्रकृति में स्वस्थ सुखद जीवन का मंत्र समाया। प्रभु ने जन कल्याण हेतु है आयुर्वेद बनाया। जग पर अमृत रस बरसाने आयुर्धाम है आया। सब मिलकर मंगल गाएंगे, जन जन को स्वस्थ बनाएंगे। सब मिलकर मंगल गाएंगे, जन जन को स्वस्थ बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अथ आयुर्धाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो अगर एक बार जीवन में आ जाए ना तो जिंदगी भर उन्हें झेलना पड़ता है। उन्हीं बीमारियों में से एक होती है मधुमेह यानी कि डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसा रोग जिसकी चपेट में आज लगभग पूरा विश्व है और दुर्भाग्य से हमारा देश तेजी से फैलते इस रोग के कारण कैपिटल ऑफ डायबिटीज कहलाने लगा है। आयुर्वेद में डायबिटीज को अनुसंगी कहा गया है, यानी कि एक बार शरीर में मधुमेह नाम की बीमारी आ जाए तो ये अनेक अन्य बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, नर्वस वीकनेस, आंखों की बीमारी और किडनी की बीमारी के लिए एक आधार तैयार कर देती है। शुरू में साधारण सी दिखने वाली ये बीमारी दीमक की तरह धीरे धीरे सारे शरीर को कमजोर कर देती है। तो आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। वेलकम सर टू द शो। नमस्कार। तो जिस तरह से मैंने बात की कि अगर एक बार डायबिटीज जीवन में आ जाए तो उसे जिंदगी भर झेलना पड़ता है, यानी उसे दूर भगाना मुश्किल होता है। अगर हम डायबिटीज के पेशेंट्स की बात करते हैं तो दिन पर दिन वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट भारत को तो कैपिटल ऑफ डायबिटीज भी कहा जाने लगा है। आप इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए नमिता, अगर हम पूरे विश्व की बात करें कि कितने डायबिटिक पेशेंट्स इस समय विश्व में हैं, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि लगभग आज 40 करोड़ लोग जो हैं डायबिटीज नामक की बीमारी से जो है ग्रसित हैं। और उसमें भारतवर्ष की बात करें तो लगभग 8 करोड़ लोग जो हैं वो भारतवर्ष के हैं। अगर हम भविष्य की बात करें तो 2030 तक जो अनुमानित संख्या है विश्व में जो है लगभग 60 करोड़ लोग जो हैं वो डायबिटीज से पीड़ित होंगे और उसमें लगभग 15 करोड़ लोग जो हैं वो भारतवर्ष से होंगे, ऐसा अनुमानित है। तो नमिता, लगभग 25% हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे विश्व का, यदि हम संख्या के हिसाब से देखें। एक समय था जब डायबिटीज को जो है एक तरह से डेवलप्ड कंट्रीज की बीमारी मानी जाती थी, एक तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड की बीमारी मानी जाती थी। लेकिन आज जिस तेजी से, और कम से कम हम लोगों ने जिस तेजी से जो है वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया, वहां की जो डाइट स्टाइल है, वहां जंक फूड है, बहुत फ्राइड फूड है, बहुत रिफाइंड फूड है, उसको हमने अडॉप्ट किया। वहां की लाइफ स्टाइल को हमने अडॉप्ट किया। वहां की लाइफ स्टाइल का मतलब है बहुत आरामदायक जिंदगी, बहुत मशीनीकरण जो है वो वेस्टर्न कल्चर हमने अडॉप्ट किया। तो ये जो चीजें आरामदायक थी उनको हमने अडॉप्ट किया, लेकिन वहां के परिश्रम को, वहां जो एक कल्चर है एक्सरसाइजेज करने का एंड स्विमिंग करने का, वो हमने जो है अडॉप्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हम उनसे भी आगे निकल गए और आज हम डायबिटीज की चपेट में आते चले जा रहे हैं। एंड नमिता, एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर हम आयुर्वेद को माध्यम बना के इस चीज को समझना चाहें कि आखिर हम इतने अधिक डायबिटिक पेशेंट क्यों पैदा करते जा रहे हैं भारतवर्ष में, तो आयुर्वेद में कहा गया है कि आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्य उदक अनुप्रसा प्यांसी नव अनपानम गुण व्याकृतम च प्रमेय हेतु कफकृश्रवम। यानी कि जब हम अपथ्यज प्रमेय की बात करते हैं, यानी कि खराब खान पान की वजह से जब प्रमेय की बात करते हैं कि मधुमेह कौन सा ऐसा खाना है, कौन सा ऐसा जीवन शैली है जिसको हम अडॉप्ट करके डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं, तो शास्त्र बोलता है आस्य सुखम, यानी कि मुंह का सुख जो बहुत भोगते हैं, यानी कि हमेशा मिष्ठान खाते हैं, बहुत गरिष्ठ आहार का सेवन करते हैं। स्वप्न सुखम यानी कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, दधीनी जो दही का लगातार सेवन करते हैं, प्यांसी दूध का अत्यधिक सेवन करते हैं, नव अनुपानम यानी कि नए अनाज का सेवन करते हैं, गुड़ और गुड़ से बनी चीजों को खाते हैं, और लास्ट में कहा गया है प्रमेय हेतु कफकृश्रवम, यानी कि वो कोई भी चीज जो कफ को बढ़ाए वो प्रमेय में हेतु हो सकती है। तो जब मैं चरक संहिता के इस श्लोक को नमिता उठाता हूं तो मुझे 3 चीजें ऐसी नजर आती हैं जिसका सेवन मुझे लगता है कि हमारे देश में सबसे अधिक होता है। उसमें नंबर 1 पे दही, नंबर 2 पे दूध और नंबर 3 पे अनाज।
अब आप मुझे कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब दूध और दही के मामले में तो शायद हमारे बुजुर्ग जो है हमसे आगे थे, बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते थे। तो मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि दूध और दही दोनों ही अत्यधिक कफ वर्धक चीजें हैं, यानी कि कफ को बढ़ाने वाली चीजें हैं। और जैसे कि मैंने श्लोक में बताया था, प्रमेय हेतु कफ कृत सर्वम, या कोई भी चीज जो कफ को बढ़ाए वो प्रमेय यानी कि मधुमेह में कारण हो सकती है। तो दूध और दही सीधे प्रमेय में कारण हो सकते हैं। पहले लोग जो है वो शारीरिक परिश्रम बहुत अधिक करते थे, कहीं ना कहीं दही और दूध को वो पचा लेते थे। आज नमिता हम शारीरिक परिश्रम तो करना छोड़ चुके हैं, लेकिन दूध और दही लगभग उतना ही ले रहे हैं। और दही को लेके तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे बुजुर्ग जो थे दही को लेके काफी रेगुलेट थे, काफी डिसिप्लिन थे, रात में दही नहीं खाते किस थे। वक्त दही खाना है? बिल्कुल, उसके बाद फिर किस सीजन में दही खाना है, किस सीजन में दही नहीं खाना है। लेकिन आज हम दही जो है वो सब्जी की तरह, मुझे लगता है कि महिलाएं हो सकता है मुझसे थोड़ी नाराज हो जाएं, क्योंकि उनको लगता है कि रात में बस रोटी बनाई, दही साथ में है, अपना दिया, काम निपटा। तो दही का प्रचलन बहुत बढ़ चुका है, लेकिन परिश्रम कम होता जा रहा है। तो दही और दूध का सेवन बिना परिश्रम के मुझे लगता है कि डायबिटीज में कारण हो सकता है। साथ ही अन्न का मैंने नाम लिया, अनाज का मैंने नाम लिया, तो मुझे लगता है कि अनाज जो है सबसे अधिक विश्व में अगर कहीं खाया जाता है तो भारतवर्ष में खाया जाता है। अगर आप गौर करेंगे तो पहले अनाज लेकर के उसको साफ करके धोया जाता था, सुखाया जाता था और स्टोर किया जाता था। स्टोर करने के बाद थोड़ा पुराना होने के बाद 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने पुराना करके अनाज खाया जाता था। लेकिन नमिता आज के टाइम पे क्या होता है कि हमारे घर में जो वो एक अनाज की टंकी का जो एक प्रचलन था वो खत्म हो चुका है। हम कहीं ना कहीं नया अनाज खा रहे हैं। और श्लोक बोलता है नव अन्नपान, नया अनाज खाने से भी मधुमेह होता है। कहीं ना कहीं अनाज की गर्मी जो है हमारे पैंक्रियाज को डैमेज करती है, हमारे लीवर को डैमेज करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है और हमें डायबिटीज का पेशेंट बना देती है। अब बारी आती है इसके सामान्य लक्षणों के बारे में बात करने की। क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? देखिए नमिता, अगर सिम्टम्स की बात करें तो 4 मेन सिम्टम्स डायबिटीज में देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे पहले पोलीयूरिया यानी कि पेशाब का बार बार आना, पॉलीडिप्सिया यानी कि प्यास का लगना, फिर एपेटाइट बढ़ जाती है पेशेंट की, एंड नंबर 4 पे हम देखते हैं कि वो पेशेंट लगातार कमजोर होता चला जाता है। यदि आयुर्वेद की बात करें तो कुछ विशेष लक्षण बताए गए हैं। शास्त्र बोलता है दंता नाम मलाड़यत्यम प्रागरूपम पाणिपादियो दाहश्च चिकनता देहे त्रट स्वादु आस्यम च जायते, यानी कि दंता नाम मलाड़यत्यम कि दांतों पे एक तरह से मलिन परत जैसी महसूस करता है पेशेंट की, जैसे कोटिंग सी दांतों के ऊपर है। फिर हाथ पैर में जलन को महसूस करता है, प्यास बढ़ जाती है और पूरे शरीर पे जो है एक तरह से चिकनी सी कलेद की जैसे एक पसीने की लेयर सी महसूस करता है इस तरह का पेशेंट। तो ये सब प्राइमरी सिम्टम्स हैं। और उसके बाद शास्त्र बोलता है प्रभुता अवल मूत्रता, यानी कि बार बार पेशाब हो और गदला पेशाब हो, यानी कि शर्करा युक्त पेशाब हो। तो इस तरह ये हमारे सामान्य लक्षण है जो डायबिटिक पेशेंट में अमूमन जो है देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ ये भी जानना चाहूंगी कि कारण क्या होते हैं डायबिटीज के, क्यों हो जाता है मधुमेह? डायबिटीज का मोटा सा मतलब होता है हमारे ब्लड शुगर लेवल्स का बढ़ जाना। एंड यहाँ बड़ा जरूरी है ये जानना कि आखिर ये शुगर लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल कौन करता है हमारे शरीर में। तो उसमें मैं इंसुलिन नामक हार्मोन का नाम लूंगा, जो कि हमारी पैंक्रियाज ग्लैंड के आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस के बीटा सेल से सक्रीट होता है। तो ये इंसुलिन जो है हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखता है। अब नमिता, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा 5 तरीके होते हैं जिनसे इंसुलिन हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। सबसे पहला जो माध्यम होता है कि कैसे इंसुलिन हमारे शरीर में शुगर कंट्रोल करता है, तो ये एक तरह से ग्लूकोज की एंट्री को हमारे बॉडी सेल्स में प्रमोट करता है। नंबर 2, एक सेल्स में ग्लूकोज के कंजम्पशन को प्रमोट करता है। नंबर 3, एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो एक्सिस ग्लूकोज हमारे ब्लड में रहता है उसको ये लगातार ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और एक तरह से ये एक स्टोरेज फॉर्म है और जो इकट्ठी होती है लीवर एंड हमारे मसल्स में जाकर के। एंड 2 प्रोसेस और हमारी बॉडी में चलते हैं। एक प्रोसेस जिसमें हमारा ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज बनाता है, उसको इंसुलिन इनहिबिट करता है, यानी कि कहीं ना कहीं रोकता है। और एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन फ्रॉम सोर्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से इतर यदि जो है कहीं प्रोटीन टूट के या फैट टूट के अगर ग्लूकोज बना रहे हैं तो उसको रोकना भी इंसुलिन का काम होता है। तो ये 5 तरीके इंसुलिन के होते हैं जिनसे हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। एंड नमिता, ये इंसुलिन का काम किसी भी कारण से अगर डिस्टर्ब हो जाए, अब यहाँ पे 2 तरह का डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। नंबर 1, हमारे जो ये एक तरह से पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं ये डैमेज हो जाएं और इंसुलिन का सेक्रेशन ना हो।
दूसरी अवस्था इंसुलिन हमारी बॉडी में है, लेकिन जो एक तरह से तरीके वो अपनाता है, सेल्स को जो एक तरह से ग्लूकोज की एंट्री कराता है या सेल्स को ग्लूकोज के कंजम्पशन के लिए प्रमोट करता है या एक तरह से ग्लाइकोजेनेसिस करता है, एंड जो चीजें वो इनहिबिट करता है, सेल्स कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस डेवलप कर लें और इंसुलिन के इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करें, तो दोनों ही कंडीशन जो है, दोनों कंडीशन ऐसी हैं जहां पे हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा और पेशेंट जो है वो डायबिटिक पेशेंट बन जाएगा। इनफैक्ट आईडीडीएम और एनआईडीडीएम कुछ होता है कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होता है। बिल्कुल नमिता, ये जो मैंने अभी आपको दो प्रकार बताए, दो चीजें बताई कि दो तरह के इंसुलिन जो है डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं, तो एग्जैक्टली आपने जो नाम लिया आईडीडीएम, आईडीडीएम एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारे पैंक्रियाज का जो हमने बताया कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरेंस होते हैं, जिसके बीटा सेल्स जो इंसुलिन को सेक्रेट करते हैं, यदि वो किसी भी कारण से डैमेज होने लगे तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी ब्लड में हो जाती है एंड शुगर लेवल बढ़ने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में हमको बाहर से इंसुलिन पेशेंट को देना होता है उसके शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखने के लिए, एंड इसी कंडीशन को नमिता आपने कहा आईडीडीएम यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। अच्छा, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, ये जो आपने कहा कि सेल्स डैमेज हो जाते हैं, इसकी क्या वजह होती है? देखिए, इसके 3 कारण बतलाए गए हैं। नंबर 1 जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, नंबर 2 ऑटोइम्यून रिएक्शंस एंड नंबर 3 पे कुछ एनवायरमेंटल रीजन्स होते हैं। और इन तीनों रीजन्स की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल रीजन्स जो है उनको एकदम मुख्य स्थान दिया गया है, पहला स्थान दिया गया है, क्योंकि नमिता एक रिसर्चेज बताती हैं कि कुछ वायरसेज हमारे बॉडी में एक तरह से इन्फेक्शन करते हैं, जिसमें बहुत सिंपल वायरस जैसे मम्स है, मिजल्स है, रूबेला है, एप्स्टीन बार वायरस है, ये सब जब हमारी बॉडी में रिकरेंट इन्फेक्शन करते हैं तो जाके पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को डैमेज करता है। एंड जब ये डैमेज का प्रोसेस शुरू होता है तो इमीडिएटली यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये उन पेशेंट्स में जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री पॉजिटिव है वहां पर ये बहुत सीवियर होता है एंड अल्टीमेटली बीटा सेल्स का मास इतना कम हो जाता है कि हमारा इंसुलिन जो है वो ऑलमोस्ट 10% रह जाता है ऑफ द टोटल नॉर्मल वैल्यू, एंड उस कंडीशन में पेशेंट आईडीडीएम का बन जाता है। नॉट ओनली वायरसेज, देखिए कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे एलोक्सिजन का मैं नाम लूंगा, नाइट्रोसेमिन का मैं नाम लूंगा। नाइट्रोसेमिन एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड केमिकल है जो कि मीट प्रिजर्वेशन में काम आता है, एंड स्टडीज बताती है कि अगर ये केमिकल जो है वो लेडी ले जो उसी समय कंसीव किया जिसने, तो वहां पर जो है वो जाके सीधे सीधे बीटा सेल्स को जो है डैमेज करता है और बच्चा जो है उसको आईडीडीएम हो सकता है। इसके अलावा देयर आर सो मेनी ड्रग्स, देयर आर सो मेनी अदर स्ट्रेस कंडीशंस जहां हमारे बीटा सेल्स डैमेज होते हैं। कभी कभी डायरेक्ट इंजरी टू पैंक्रियाज होती है जिससे बीटा सेल डैमेज होते हैं, एंड अल्टीमेटली इंसुलिन का सेक्रेशन कम होता है और पेशेंट को इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है। कहीं ना कहीं उसके सर्वाइवल के लिए हमें जो है इंसुलिन बाहर से देना पड़ रहा है, वो पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट है, इसलिए इस डायबिटीज को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। जी, तो आईडीडीएम की आपने बात की, लेकिन एनआईडीडीएम के बारे में भी जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से, जो कि जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आथायुर्धा में। प्राय आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से हम विचलित हो जाते हैं, हमें घबराहट हो जाती है और कभी कभी तो हमारे आत्मविश्वास में इतनी कमी आ जाती है कि हमें डिप्रेशन एवं एंजाइटी जैसी गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। काफी वर्षों के अध्ययन और अनुसंधान के बाद एक हर्बल नर्वाइन टॉनिक सुप्रज्ञा का निर्माण किया। आज की तनावपूर्ण जीवन शैली में यदि कोई भी व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है, स्वस्थ रखना चाहता है, तो उसको सुप्रज्ञा का सेवन जरूर करना चाहिए। गलत खान पान और प्रदूषित वातावरण रक्त को इतना दूषित कर देता है कि हम एक्ने, एक्जिमा, सोरियासिस और एलर्जी के शिकार हो जाते हैं। चिकित्सा हेतु ली जाने वाली स्ट्रॉन्ग एलोपैथिक दवाइयां अनेकों साइड इफेक्ट्स के बाद भी हमें पूर्ण एवं स्थायी लाभ नहीं दे पाती। ऐसे में आयुर्वेदिक सुडर्मा कैप्सूल के माध्यम से हम आपको बिना किसी साइड इफेक्ट्स के पूर्ण एवं स्थायी लाभ का विश्वास दिलाते हैं। आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी को बार बार मल त्याग के बाद भी पूर्ण मल त्याग की संतुष्टि नहीं मिलती। रोगी लगातार कमजोर और चिड़चिड़ा होता चला जाता है। संदीपन कैप्सूल इस बीमारी से आपको पूर्ण मुक्ति दिलाता है। जॉइंट पेन रिलीफ के लिए ली जाने वाली दवाइयां हमें तत्काल आराम तो देती हैं, लेकिन जॉइंट्स के डैमेज को रोक नहीं पाती। बोश्रजारी कैप्सूल न केवल आपको दर्द से आराम देता है, बल्कि जॉइंट्स को रिपेयर करके आपको नी रिप्लेसमेंट से भी बचाता है। ब्रेक के बाद आथायुर्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं एनआईडीडीएम क्या होता है। जिस तरह से आपने बात की कि इसमें इंसुलिन की मात्रा तो प्रॉपर होती है, लेकिन सेल्स जो है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, इनकी क्या वजह हो सकती है?
देखिए नमिता, आपने सही कहा कि एक तरह का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इंसुलिन नॉर्मल होता है और कभी कभी हमें जो है हाइपर इंसुलिनीमिया देखने को मिलता है। इंसुलिन लेवल बढ़े हुए होते हैं लेकिन सेल्स जो होते हैं वो उनको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। एंड इसमें अगर कारणों की बात करें तो उसमें काफी सारी लिस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो है वो जेनेटिक रीजन्स होते हैं, क्योंकि देखा गया है कि नमिता स्टडी के तौर पे ट्विंस को लिया गया एंड होमोजाइगोटिक ट्विंस यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस में देखा गया कि अबाउट 80 to 90% केसेज में दोनों ही जो जुड़वा थे उन दोनों को एक तरह से NIDDM हुआ। साथ ही हम अगर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस की बात करें तो वहां पे 50 to 60% तक जो है देखा गया कि दोनों ही बच्चों को डायबिटीज डेवलप किया। तो अमूमन NIDDM का सबसे बड़ा रीजन जो है वो जेनेटिक है। एंड नंबर 2 पे जो है ओबेसिटी। देखिए ओबेसिटी को NIDDM का बहुत बड़ा कारण माना गया है, क्योंकि यदि हम टोटल केसेज ऑफ NIDDM देखें तो लगभग 70 से 80% पेशेंट जो होते हैं वो ओबीज होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं मोटे होते हैं। नंबर 3 डाइट, यानी कि जब हम बहुत अधिक, जैसे मैंने बताया था कि आस्य सुखम, जो बहुत अधिक हम डाइट का सेवन करते हैं जिसमें मिष्ठान है, गरिष्ठ भोजन है, डाइटरी फाइबर बिल्कुल नहीं है, कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, कहीं ना कहीं प्रोटीन जो है उसके साथ हम बहुत ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, बहुत रिफाइंड प्रोटीन खा रहे हैं। तो इस तरह की जो डाइट है वो भी NIDDM में कारण मानी गई है। एंड फिजिकल इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी मींस हम शारीरिक परिश्रम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम देखते हैं अक्सर कि शहर में डायबिटिक पेशेंट अधिक होते हैं इन कंपैरिजन टू विलेजेस। इसके अलावा सर्टेन हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है, जैसे हम ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड्स खाते हैं, कोर्टिसोल हार्मोन हम लेते हैं। आज थायरोक्सिन हार्मोन, एवरी सेकंड लेडीज हाइपोथायरॉयडिज्म से सफर कर रही है और थायरोक्सिन को लेती है। ये थायरोक्सिन हार्मोन एंड साथ में मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस आज के टाइम पे बहुत अधिक हो गए हैं, तो एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये सब बहुत अधिक सेवन किया जा रहा है, एज ए मेडिसिन सेवन किया जा रहा है। एंड ये सब कंडीशंस, ये सब हार्मोन्स वो हैं जो बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर के लेवल्स को बढ़ाती हैं। तो इस तरह से NIDDM में कारण बनती हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल रीजंस हैं, कुछ स्ट्रेस को हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण बन के आया है NIDDM में। तो मुझे लगता है नमिता एक लंबी सी लिस्ट है, लेकिन पहले नंबर पे जेनेटिक होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली हम देखते हैं कि उस NIDDM में भी जो हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल्स हैं वो उनका जो है मास कम होने लगता है और एक स्टेज आती है कि जब हम NIDDM पेशेंट को भी इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है। इसी के साथ जानना चाहूंगे, आप स्ट्रेस की बात कर रहे थे, स्ट्रेस का क्या रोल होता है डायबिटीज में? कितने हद तक मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबल हो सकता है डायबिटीज के लिए? देखिए स्ट्रेस नमिता, मुझे लगता है आज के टाइम पे कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो स्ट्रेस से उत्पन्न ना हो। एंड डायबिटीज भी है कहते हैं, लेकिन शायद मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली एक्सप्लेन अपने दर्शकों के लिए यहाँ करना चाहूंगा। देखिए जब भी हमारी बॉडी में एक खुशी का माहौल होता है तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। एंड ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इंसुलिन के सेक्रेशन को बढ़ाता है। जब इंसुलिन बढ़ता है तो डेफिनेटली हमारे शुगर लेवल्स जो है वो अंडर कंट्रोल रहते हैं। इसके विपरीत जब भी हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होती हैं और इससे 2 हार्मोन सेक्रेट होते हैं, पहला नोर एड्रिनलिन एंड सेकेंड एड्रिनलिन। जब नोर एड्रिनलिन होता है वो एक तरह से हमारे जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है। एंड अल्फा रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होते हैं तो इंसुलिन का सेक्रेशन इनहिबिट होता है, यानी इंसुलिन की बॉडी में कमी आती है। एंड एड्रिनलिन जो हार्मोन है जब वो स्टिमुलेट होता है तो ये कहीं ना कहीं अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर दोनों को एक्टिवेट करता है। अल्फा रिसेप्टर जैसे मैंने पहले बताया इंसुलिन को कम करता है, बीटा रिसेप्टर जो है इंसुलिन को बढ़ाता है। लेकिन नट शेल में देखिए 2 हार्मोन्स जो हैं वो एक तरह से अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहे हैं, केवल एक हार्मोन जो है बीटा को रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा है। तो जीत किसकी होगी? अल्फा रिसेप्टर की। एंड नट सेल में इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन सेक्रेशन होता है। जब बॉडी में इंसुलिन कम होगा तो शुगर लेवल क्या होंगे? ऊपर होंगे और हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आएगी, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रेस आएगा डेफिनेटली आप हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में जाएंगे। चलिए, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे डायबिटीज के, साथ ही जानेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है आयुर्वेद में। लेकिन यहां पर रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारे शो पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, ले रहे हैं ब्रेक, जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइए। प्रदूषित वातावरण एवं गलत खान-पान से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं हमारे बाल। इसलिए किसी बड़ी शारीरिक बीमारी के न होते हुए भी हमें हेयर फॉल, ग्रेइंग ऑफ हेयर और डैंड्रफ जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में हमारे बालों को चाहिए एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन। सुकेशम पोषण आपूर्ति करते हुए बालों को स्वस्थ रखने का एक अनूठा, सरल और सुरक्षित उपाय है।
एलर्जी के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे बार बार होने वाली खांसी, जुकाम, गले में दर्द, श्वास कष्ट और यहाँ तक कि एलर्जिक एस्थमा के पूर्ण एवं स्थायी लाभ के लिए प्रयोग करें श्वासो ओजस कैप्सूल। आधे सिर में होने वाले तेज दर्द यानी माइग्रेन के समूल नाश के लिए प्रयोग करें अर्धारी कैप्सूल। अर्धारी कैप्सूल के मात्र 3 महीने के प्रयोग से अधिकतर लोगों को माइग्रेन से स्थायी रूप से मुक्ति मिली है। ब्रेक के बाद एक बार फिर अथाई उर्धावे में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, जिनके साथ आज हम बात करें मधुमेह के बारे में। मधुमेह के बारे में बहुत सी बातें की, अब जानना चाहूंगी क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके लाइफ में, कितनी हद तक ये घातक साबित हो सकता है? देखिए नमिता, कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज की आप सभी जानते हैं, इसको आयुर्वेद में अनुसंगी कहा गया है, यानी कि एक बार जब ये शरीर में आ जाती है तो ये अनुसंगी मीन्स सबको साथ लेके चलने वाली। तो उसके बाद आप देखते हैं कि ब्लड प्रेशर आ जाता है, उसके बाद आप देखते हैं कि किडनी खराब होनी शुरू हो जाती है, आंखें हमारी कमजोर हो जाती हैं, हमारे नर्व्स कमजोर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस के रूप में कीटोएसिडोसिस बहुत ही फेटल कंडीशन है, ये इसके एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में आती है। इन्फेक्शन प्रोन होते हैं डायबिटिक पेशेंट, तो इसलिए हम देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को चाहे वो यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, चाहे वो स्किन के इन्फेक्शन हो, चाहे वो लंग्स के इन्फेक्शन हो, वो काफी तेजी से जो है वो उनके चपेट में आ जाते हैं। एंड अगर क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन की बात करें यानी कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो माइक्रो एंजियोपैथी बहुत कॉमन है। माइक्रो एंजियोपैथी का मतलब है कि कहीं ना कहीं रेटिनोपैथी होती है, आंखें कमजोर हो रही होती हैं, कहीं नेफ्रोपैथी यानी कि किडनी हमारी जा रही होती है, एंड इसके अलावा हमारी डर्मल एंजियोपैथी जो होती है जहां पे स्किन आप देखते हैं कि खराब हो रही होती है। एंड मैक्रो एंजियोपैथी की अगर बात करें तो उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि हमारी हार्ट जो है उसमें ब्लड की सप्लाई कम हो रही होती है, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज यानी हमारी ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो रही होती है, साथ में पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज हमारे पूरे लिम्स। इसलिए हम देखते हैं कि अक्सर डायबिटिक फुट देखने को मिलता है, पैर का जो एक तरह से ब्लड सप्लाई होनी चाहिए वो इस डायबिटीज की वजह से कम होती चली जाती है और अल्टीमेटली कभी कभी जो है स्ट्रैंगुलेशन, पैर काटना तक पड़ जाता है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन बहुत ही घातक बीमारी है, अपने आप में देखने में बड़ी साधारण लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत सारी बीमारियों को साथ लेके आने वाली बीमारी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के साथ ये भी जानना चाहूंगी कि अगर ये ऐसी बीमारी है जो इतनी सारी बीमारियों को न्योता दे देती है तो इसे ही हमें लगता है भगा देना चाहिए जीवन से, तो आपके पास तो हर चीज का सॉल्यूशन होता है ना, तो इस बार आपके खजाने से क्या निकलने वाला है जो डायबिटीज को दूर कर सके? देखिए डायबिटीज में नमिता, अगर किसी ने डायबिटीज को संपूर्ण रूप से अपने जीवन से निकालना है या कभी कभी जेनेटिक हिस्ट्री होती है, हेरिडिटरी हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है कि नहीं भी निकल पाती, लेकिन आप चाहते हैं कि ये आपका बिल्कुल नुकसान ना कर सके, साथ में बैठी रहे लेकिन साइलेंटली बैठी रहे, तो वहां पर चुपचाप बैठी रहे, तो वहां पे हमें 4 स्टेप्स लेने हैं। नंबर 1 प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, नंबर 2 कंट्रोलिंग एस्पेक्ट, नंबर 3 क्यूरेटिव एस्पेक्ट एंड नंबर 4 एक डेफिनेट सुपीरियर एक तरह से अटेंशन टू द कॉम्प्लिकेशंस। तो उसमें सबसे पहले प्रिवेंशन की जब बात करते हैं तो मैंने पहले श्लोक बोला था, आज से सुखम स्वप्न सुखम दधीनी, तो आपको जो है मुंह का सुख बहुत नहीं भोगना है, मिष्ठान छोड़ना पड़ेगा। स्वप्न सुखम का मतलब है सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़नी होगी, तो डायबिटिक पेशेंट को शारीरिक परिश्रम करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, इवनिंग वॉक पे जाना चाहिए। तो इस तरह के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, मीठा छोड़ना चाहिए, दही छोड़नी चाहिए। देखिए दही जो है मैं फिर आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। जब मैं बताता हूं कि तीसरे नंबर पे दही को रखा गया, देखिए ध्यान से सुनिए, मैं बार बार बोल रहा हूं दही आपको नहीं खानी है। वंस यू आर डायबिटिक आपको दही छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि शास्त्र बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं नमिता। दही आप बहुत अच्छी लगती है, मैं जानता हूं आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे मुंह में पानी आ रहा था दही के बिल्कुल दही नहीं खानी है। डायबिटिक पेशेंट दही नहीं खाएगा, डायबिटिक पेशेंट दूध को अवॉइड करेगा, डायबिटिक पेशेंट चावल को अवॉइड करेगा। तो कोई भी सफेद चीज जो है जो कफ को बढ़ाए वो आपको नहीं खानी है। ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हो गया। नंबर 2 कंट्रोलिंग एस्पेक्ट। तो कंट्रोल के लिए आपको जो है डेफिनेटली पहले हमारी चाहत रहती है कि हम आयुर्वेदिक दवाएं जैसे गुड़मार, विजयसार, करेला, अमृता, नीम, पिपली, आंवला, हल्दी, ये सब प्रूवन एंटी डायबिटिक थिंग्स हैं और बहुत साइंटिफिकली हम इसका प्रूव करते हैं कि कैसे ये ब्लड शुगर लेवल को डाउन करते हैं। और ना केवल शुगर लेवल को डाउन करते हैं बल्कि कहीं ना कहीं जो आपके बीटा सेल्स होते हैं उनको रीजनरेट करने की क्षमता जो है गुड़मार और विजयसार में है। करेला जो होता है वो जो हमने एक नमिता बात बोली थी कि सेल्स जो हैं वो इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो गए हैं, तो करेला एक ऐसी चीज है जो सेल्स को पुनः सेंसिटिव बनाता है इंसुलिन के लिए। तो बहुत ही साइंटिफिकली आप चीजें एक्सप्लेन है। तो ये चीजें आप जो है अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रखने
के लिए ले सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने कहा कि क्योर करना है, तो क्योर करने के लिए नमिता हमें इम्यूनोमॉड्यूलेटर चाहिए। अगर हम IDDM की बात करें तो मैंने कहा था कि हमारी इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी तो हमारे वायरसेस हम पे अटैक नहीं कर पाएंगे, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो केमिकल्स का इफेक्ट हमारे पास एक तरह से नहीं आएगा, खराब इंपैक्ट जिसकी वजह से हमारे बीटा सेल्स डैमेज होने शुरू होते हैं। तो वहां पर हमें गिलोय के पास जाना होगा, वहां उसके लिए हमें जो शिलाजीत के पास जाना होगा। तो वो चीजें जो हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, यानी कि रसायन गुण देने वाली है, उनको लेना होगा। साथ में फिर मैंने नमिता बात की कि कॉम्प्लिकेशंस आते ही हैं। अगर आप अंग्रेजी मेडिसिन के माध्यम से, एलोपैथिक मेडिसिन के माध्यम से इन जनरल बताना चाहूंगा कि सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की मेडिसिन अक्सर पेशेंट जो है वो ले रहे हैं। तो इन मेडिसिन के माध्यम से अगर आप शुगर लेवल नॉर्मल रखते हैं तो भी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन एक स्टेज पे आ ही जाते हैं। तो उन डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को यदि आप शुरू से ही अटेंड करेंगे, इसमें मैंने नमिता पहले बताया था कि कहीं ना कहीं हमारे सर्कुलेटरी डिफेक्ट्स होते हैं, तो वहां पे अर्जुना जो है उसका सेवन बहुत ही जरूरी है डायबिटिक पेशेंट के लिए। शुरू से ही वो अगर अर्जुन का सेवन करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं किसी तरह की माइक्रो एंजियोपैथी, किसी तरह की मैक्रो एंजियोपैथी पेशेंट को नहीं आने जा रही है। उसके बाद आईज जो है वो टारगेट पे होती हैं, तो आंवला आपको लेना हो, क्योंकि आंवला एक इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और आंखों के लिए अमृत के समान गुणकारी है, तो वहां आपको लेना, आंवले का सेवन करना होगा। किडनी आपकी जो है एक तरह से टारगेट पे है, तो वहां पे आपको कासनी किडनी के लिए बहुत अच्छा है, गोखरू, पुनर्नवा, ये मेडिसिन है जो आपकी किडनी को बचाती हैं। एंड डायबिटीज कहीं ना कहीं एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, तो आपको लीवर को आपको ध्यान रखना है, तो उसके लिए आपके लिए जो है मैंने बताया मकोए हमने इस्तेमाल करना है। आपको पुनर्नवा फिर एक ऐसी औषधि है, कुटकी चिरायता एक ऐसी औषधि है जो लीवर को कभी खराब नहीं होने देगी। तो ये सब चीजें जो है मेरे ख्याल से नमिता जितनी मैक्सिमम हर्ब्स हम इकट्ठी कर सकते थे फॉर कंट्रोल ऑफ शुगर, फॉर क्योर ऑफ शुगर एंड फॉर जस्ट अवॉइडिंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ शुगर, हमने सब इकट्ठा किया और एक कैप्सूल की फॉर्म में मधु संगे दमन नाम से जो एक दवा बनाई है। जो ये कैप्सूल सेवन करता है, मुझे लगता है कि काफी कुछ संभावना है कि शुगर कंट्रोल भी होगी, क्योर भी होगी और कॉम्प्लिकेशन कभी नहीं सताएंगे। चलिए, मधु संगे दमन नाम काफी इंटरेस्टिंग नमिता है। नाम मधु संगे दमन नाम से क्लियर है कि ना केवल ये आपके मधुमेह को रोकती है, बल्कि मधुमेह के संगे साथी यानी कि ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज, आपकी आइज की डिजीज, उन सबको भी आपके जो है कंट्रोल करती है। तो नाम हो गया मधु संगे दमन, यानी मधुमेह और उसके संगे साथियों सबका दमन, मधु संगे दमन। चलिए, तो बहुत अच्छा नाम है मधु संगे दमन। और जिन लोगों ने भी इसका इस्तेमाल किया, ये जानते हैं कि वो लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरा नाम चेतन गुप्ता है, मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। पिछले 6-7 साल से मुझे डायबिटिक्स की प्रॉब्लम रह रही है, जिसके लिए मैं रेगुलर दवाइयाँ भी ले रहा हूँ और इंसुलिन भी लगानी पड़ रही है। पिछले कुछ महीनों में मुझे डायबिटिक्स से रिलेटेड अदर कॉम्प्लिकेशंस महसूस होने लगी थी। पैरों में नमनेस, थकावट और भूलने की शुरुआत होने लगी थी। डॉक्टर साहब ने मुझे मधु संगमन कैप्सूल देने की सलाह दी अपनी दवाइयों के साथ साथ, जिसके लेने के कुछ समय उपरांत ही मुझे अपने शरीर में फिर से स्फूर्ति, पैरों से नमनेस गायब होना महसूस हुआ था और अब मैं पहले की तरह ही अपनी दिनचर्या कर पाता हूँ और 4 से 5 किलोमीटर रोज मैं वॉक भी करता हूँ। मेरे हिसाब से ये काफ़ी फ़ायदेमंद मुझे साबित हुआ और मैं सभी को सलाह दूंगा कि अपनी रेगुलर दवाई के साथ साथ इसको एज ए सप्लीमेंट लें, जिससे उनके शरीर में एक नई स्फूर्ति आएगी और डायबिटिक्स से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस दूर होंगे। मैं डायबिटीज़ की पेशेंट हूँ। मैं डायबिटीज़ होने की वजह से मेरे को बहुत कमज़ोरी फील हो रही थी और पहले मेरे पैरों में भी बहुत छाले पड़ गए थे, जिसकी वजह से मेरे को चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने एलोपैथी में बहुत ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं आया। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आई। डॉक्टर साहब ने मुझे मधु संगे दमन कैप्सूल दिए। वो कैप्सूल लेने से अब मेरे को थकावट भी महसूस नहीं हो रही, मेरे पैरों के छाले होने भी बंद हो गए हैं और अब मेरा शुगर लेवल भी कंट्रोल में है, जिसके लिए मैं डॉक्टर साहब की अति आभारी रहूँगी। मेरे शरीर में थकावट रहती थी, जिस वजह से मैंने प्रोटीन चेकअप कराया, जिसमें मेरे को शुगर की शिकायत आई। तो मुझे अंग्रेजी दवाई के लिए बोला गया। मैंने अंग्रेजी दवाई नहीं खाता हूँ। हाँ, मुझे किसी ने डॉक्टर अरोड़ा के बारे में बताया, तो मैं डॉक्टर साहब से मिला, तो डॉक्टर साहब को अपनी शुगर की शिकायत बताई, तो उन्होंने मुझे मधु संगे दमन नाम के कैप्सूल दिए और 6 महीने तक मुझे हो गए खाते हुए। अब मुझे उससे कोई शिकायत, शुगर की कोई दिक्कत नहीं है और मैं मीठा मीठा भी खा लेता हूँ। तो डॉक्टर साहब, आप जल्दी से बताइए कि इसकी डोज क्या होनी चाहिए। जी नमिता, जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं वो मधु संगे दमन के 2 कैप्सूल दिन में 3 बार लेंगे और जो प्री डायबिटिक हैं वो दिन में 2 बार ले सकते हैं, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है और वो चाहते हैं कि आगे उनको डायबिटीज ना हो, वो दिन में 1 बार मधु संगे दमन के 2 कैप्सूल का सेवन करें। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आप यहाँ आए, अपने कीमती समय में से वक्त निकाला और डायबिटीज के बारे में हमसे बात की। वेलकम।
तो दोस्तों आज हमने बात की मधुमेह के बारे में। ये जीवन में ना आए, वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उसके लिए भी आप मधु संज्ञ दवन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। और साथ ही अगर आ भी गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी इन कैप्सूल्स का आप सेवन कीजिए तो मधुमेह आपके जीवन से दूर हो जाएगा। यही हमारी दुआ रहती है कि आप हमेशा जीवन में खुशहाल रहें। एक बार फिर से हाजिर होंगे आपके सामने आथाई और धामे के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।